नमस्कार साथियों, मैं आर्य अभिमन्यु सिंह कुंतल टिप्स फ्रॉम टॉपर्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के हमारी खास मेहमान हैं श्रीमती अर्चना बुगालिया। अर्चना जी, आपने आर्यस 2018 में 55वीं रैंक हासिल की। आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद बहुत बहुत अभिमन्यु जी आपका मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। अर्चना जी, मेरा आपसे पहला सवाल कि मेंस का रिजल्ट आने के बाद बहुत से कैंडिडेट अति उत्साही हो जाते हैं और ऐसे में वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी पे कम फोकस करते हैं, तो आपकी उनको क्या सलाह रहेगी? देखिए, जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम है 3 टियर एग्ज़ाम होता है, तो ये तो 2 पड़ाव हैं। हमने प्री और मेंस क्लियर किया, तो हमें उत्साही होना मतलब अपने आप को एक पॉजिटिव बूस्ट अप मिलना चाहिए कि हाँ, हमने 2 उसकी स्टेजेस जो हमने क्लियर कर लिए हैं, तो हमें उससे कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि हम भूल ही जाएं इंटरव्यू को, बिकॉज एक और पड़ाव बाकी है, तो पूरा गेम तो अभी हमने नहीं खेला है ना। तो हमें उस कॉन्फिडेंस को पॉजिटिवली ले करके और हमें जो भी हमने मेंस के लिए प्रिपरेशन की है उसके साथ हमें इंटरव्यू के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। जी, तो अर्चना जी, कई बार इंटरव्यू में कैंडिडेट कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या फिर कुछ इस तरह के एक्शन कर देते हैं जो उनके इंटरव्यू को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिनको एक कैंडिडेट को अवॉइड करना चाहिए? अगर इंटरव्यू की हम बात करें तो देखो, एक टाइप से पर्सनालिटी असेसमेंट होता है हमारा। तो वो जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जिस कैंडिडेट को वो लोग इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसका उस बंदे का एटीट्यूड एप्टीट्यूड कैसा है पब्लिक को लेकर के, उनके ओपिनियन कैसे हैं चीज़ों को लेकर के, उनकी राय क्या है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो ये सब वो हमसे जानना चाहते हैं। तो वे बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि हमारी उसके बारे में सोच कैसी है। तो जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल नाम लेना चाहूँ तो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस टू वुमेन है। अब आपको इसके फेवर में नहीं बोलना चाहिए, दो हमारी सोसाइटी में शायद चलती कहीं ना कहीं होंगी। घूंघट प्रथा है अगर हम कहें तो, अब वो यूज़ में आ रही है, वो अभी भी काफ़ी जगह प्रचलन में है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे सपोर्ट करें। दो हमारे घरों में चलता है बहुतों में, बट फिर भी हमें एक जस्ट एंड फेयर एटीट्यूड रख करके उस पे मतलब अपना सोच रखनी चाहिए। फिर हमारे प्रेजुडिसेस होते हैं, बायसेस होते हैं, प्रीऑक्युपाइड थिंकिंग है हमारी किसी चीज़ को लेकर के। हम जैसे माहौल में पले बढ़े हैं वो सब का एक झलक होती है हमारी पर्सनालिटी में। तो कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन जो भी हमसे पूछा गया है उस पर हमें एक बैलेंस अप्रोच बना करके आंसर देना चाहिए। हमें ऐसे नेगेटिविटी दिखाने से हमेशा बचना चाहिए जहाँ पे भी एक डिस्क्रिमिनेटरी डेरोगेटरी बिहेवियर हमारा शो होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी उस पर डाल सकता है। बिल्कुल। अच्छा जी, मेरा आपसे अगला सवाल कि ऐसा कहा जाता है कि सामान्य तौर पर एक इंटरव्यू पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं और वो साइकोलॉजिकल पहलुओं पर अपना ध्यान रखते हैं। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ों को देख रहे होते हैं जिनका एक कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए? इस पे देखिए, अगेन मैं वही कहूँगी कि जो इंटरव्यू हमारा जो है थर्ड स्टेज जो है वो ऑलरेडी हम मेंस क्लियर करके आते हैं, तो हमारा जो नॉलेज टेस्टिंग होनी है वो ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट है एक टाइप से देखा जाए तो पर्सनालिटी में अगर हम ओवरऑल इंक्लूड करें तो देर आर सो मेनी ट्रेड्स विच वी बेसिकली इवेल्युएट इन अ पर्सन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर फिजिकल अपीयरेंस, हम कभी भी किसी भी इंसान को देखते हैं तो हमारा एक ओपिनियन बनता है फर्स्ट देखते ही, किसी को पहली बार में देखने से ही, कि ये कैसे टाइप के होंगे, मतलब इनका कैसा नेचर हो सकता है। हम एक कयास लगाने का कोशिश करते हैं जब भी हम किसी को देखते हैं। तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, फिर हमारा बॉडी मूवमेंट्स है, जैसे उसमें हम बोल सकते हैं हमारा जेस्चर है, हमारे हाव भाव कैसे हैं, फिर हमारे पोस्चर है, हम कैसे बैठते हैं पैनल में। जब हम जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तब हमें चेयर दी जाती है, वहाँ पर हम कैसे बैठे हैं, वी आर सिटिंग स्ट्रेट और नॉट। एंड देन हम जैसे एक लेग पे दूसरी लेग करके बैठते हैं, क्रॉस करके बैठते हैं, हमें स्ट्रेट करके बैठना चाहिए। फिर आपका आ जाएगा बॉडी मूवमेंट्स, हम आंसर करते वक्त कितने ज़्यादा हम अपने हाथों का उपयोग कर रहे हैं, हमारी आई मूवमेंट्स कितनी ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी जो गर्दन है हम पर्टिकुलरली कितना मूव करें किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। फिर हमारा आई कांटेक्ट हो गया। आई कांटेक्ट जब हम बात कर रहे होते हैं, अपने सवाल का जवाब दे रहे होते हैं पैनलिस्ट से, तो हम किन को जवाब दे रहे होते हैं, किन्होंने हमसे सवाल पूछा है, हम उनसे एक आई कांटेक्ट हमें मेंटेन करके रखना होता है। आई कांटेक्ट अगर हम देखें तो ज़रूरी इसलिए भी होता है, किसी भी इंटरव्यू में हो या किसी भी आप साधारण किसी के साथ चर्चा कर रहे हो तो भी, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो अगर मैं आपकी तरफ देखकर बात नहीं करूँगी तो कहीं ना कहीं आपको भी ये फील होगा कि मैं आपसे कनेक्टेड नहीं हूँ।
तो आई कांटेक्ट जो होता है वो ऑनेस्टी दिखाता है, आपकी कनेक्टिविटी दिखाता है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं उनकी बात में या उनके सवाल में आप इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो एक सफल आपका जो वार्तालाप है वो होगा नहीं, तो उसका आउटपुट अच्छा नहीं होगा। तो ये कुछ एक पैरामीटर्स हैं जो हम हमारे ओवरऑल एक पर्सनालिटी असेसमेंट जो होता है उसमें हमारा बिहेवियर वो लोग जज करते हैं कि हम पर्टिकुलरली हमारी अपीयरेंस से लेकर के पर्टिकुलर सिचुएशंस पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे मैनरिज्म क्या क्या हैं, ये सब वो लोग नोट करते हैं। तो शायद साइकोलॉजिस्ट इसीलिए हायर किए जाते हैं कि पूरा एक अच्छे तरीके से उनको इवेलुएट किया जा सके। अर्चना जी, इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान एक कैंडिडेट खुद को किस तरह से काम और कंपोज रखे? ये अक्सर देखा जाता है कि अब अगर सिंपली आप मुझसे कहेंगे कि जैसे हम इस पैनल जैसे ये आपका जो प्रोग्राम है इस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा प्लान्ड है, इन्फॉर्म्ड है, बट फिर भी थोड़ी झिझक तो होती है कि हम इतने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम कैसे बोलें। और वहाँ तो आपका एक टाइप से देखा जाए तो 1-to-1 इवैल्यूएशन होना है, तो नर्वसनेस आनी तो तय है। पर उसमें यही है कि जब हमें हमारी इंटरव्यू कॉल होनी है कि हम बाहर वेट कर रहे हैं और हमें बुलाया जाना है अभी, तो जो पहले का जो टाइम है वो तो डॉक्यूमेंटेशन में मोस्टली चला जाता है। तो आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, तो कॉन्शियसली आपका ब्रेन उतना हिट नहीं कर रहा होता आपको कि हाँ यू आर गोइंग टू द रूम, यू आर गोइंग टू द इंटरव्यू रूम। बट हाँ, देन ऑल ऑफ सडन जब आपकी कॉल होती है, आपको कहा जाता है कि हाँ नेक्स्ट नंबर आपका है, तब आप थोड़ा सा एक वो नर्वसनेस वाला माहौल फील करते हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज इन एनी सिचुएशन। जब भी आपको पैनिक फील होता है, पैनिक ना करके डीप ब्रीथ करें अपने आप को। आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, अपने पास रखते हैं तो पानी थोड़ा पी सकते हैं, 2-3 सिप ले सकते हैं। दूसरा, ऐसा इधर उधर देख के, इधर उधर के लोगों से बात करके अपने आप को डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट करने का बिल्कुल कोशिश ना करें। अपने आप में भरोसा रखें। आप 2 स्टेजेस ऑलरेडी क्रॉस करके यहाँ पर आए हैं और आप में वो सारा नॉलेज है, आपकी प्रतिभा है जो कि अपने आप झलक जाएगी। आप कुछ नहीं भी बता पाएंगे तो भी जो पैनलिस्ट हैं वो इतने निखरे हुए लोग हैं कि वो हमारे अंदर से जो अच्छाई है वो अपने आप निकाल लेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के घबराएं नहीं। जी अर्चना जी, बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो उलझाने वाले होते हैं या उनमें एक डायलेमा की स्थिति होती है, तो आप कैसे किसी एक पक्ष की तरफ रह सकते हैं या कैसे न्यूट्रल रहना है उसके अंदर, तो किस तरह से मैनेज करना है उस सवाल को? बहुत बार ऐसा होता है कि पैनलिस्ट ये देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है, क्योंकि हमें जो कैंडिडेट का चुनाव हम में से जो किया जाना है वो बेसिकली पब्लिक वेलफेयर, हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, मैनेजमेंट पोस्ट, इनके लिए हमें जाना है। तो कल को कोई भी लो ऑर्डर सिचुएशन अराइज होती है या फिर कोई पर्टिकुलरली ऐसे मैनेज करना है किसी सिचुएशन में जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, स्टाफ स्कैरसिटी है, कुछ भी ऐसे सिचुएशन जो थोड़ी डिफरेंट है, हमें मैनेज करनी है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखें कि आपा खो देते हैं हम, तो हम उस सिचुएशन में ढलने लायक नहीं है, फिर उस चीज़ को हम डील करने लायक नहीं है, कहीं हम उसके लिए सही साबित नहीं हो पाते हैं। तो वो हमेशा ऐसा टेस्ट हमारा लेने का कोशिश करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे, उसके बिहाफ पे वो हमें जज कर सकें। तो जब भी ऐसे हमारे सामने सिचुएशन अराइज करते हैं, वो लोग डिलेमा वाली सिचुएशन जब हमें देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पोज ले सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ सडन आप पे एक सिचुएशन थ्रो की गई है, तो यू टेक योर टाइम, पोज ले करके उसको आप सोचें आराम से कि 2 मिनट सफिशिएंट होता है। आप बोलेंगे उनसे कि सर क्या मैं 2 मिनट का पोज ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो दे वोंट माइंड ओवर इट। आप आराम से टाइम लेकर के सोच लें उस पर। फिर आपको जो पहलू उसमें नज़र आ रहे हैं, जो भी 2-3 पहलू फर्स्ट उसमें आपके दिमाग में आ रहे हैं कि मुझे ये, जैसे इमरजेंट सिचुएशन आपको कह दिया फॉर एग्जांपल कि एक सिचुएशन है जहाँ पे 500 पीपल का लाइफ स्टेक पे है, एक है जहाँ पर 10 पीपल का लाइफ स्टेक पे है। अब आप कौन से वाली पे जाओगे? आप तो एक ही हो। तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर मैं अपने हिसाब से बताना चाहूँ तो जो सिचुएशन मेरी फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, जिसमें लॉस मेरी फिजिकल वहाँ पे अपीयरेंस से कम हो जाएगा, मैं पहले वहाँ जाने का कोशिश करूँगी। उसमें भी जो हानि है वो 500 लोगों वाली जो वो ज़्यादा है कहीं ना कहीं, तो मैं वो
50 वाला जो है उसमें अपने कोई साथी या जो सबॉर्डिनेट होंगे जो वहाँ पे मेरे बिहाफ पे उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको भेजने का कोशिश करूँगी। तो जो दूसरी सिचुएशन है 50 पीपल वाली, उस पर मैं कोशिश करूँगी कि मेरे साथी या मेरे सबॉर्डिनेट हैं वो वहाँ पर जाकर उस सिचुएशन को टैकल कर लें, और एज सून एज मैं उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाऊँगी मैं उधर मूव करने का कोशिश करूँगी। बट यहाँ ये है कि जब आपको ऐसे सिचुएशन में जवाब देना है, आपको दोनों के आपके तर्क होने चाहिए, आपको उनके रीजंस होने चाहिए कि मैं ऐसा पर्टिकुलरली क्यों करना चाहूँगी। जैसे आपकी अपीयरेंस अगर 500 पीपल वाले में मैटर करती है, आप वहाँ रहेंगे, दंगे को ज़्यादा अच्छे से आप कंट्रोल कर पाएंगे, आप वहाँ की पब्लिक से ज़्यादा अच्छे नोन हैं, तो ज़्यादा अच्छे से आप डील कर पाएंगे। तो ये आपका रीज़न है उस सिचुएशन के पीछे। जैसे 50 वाली सिचुएशन के पीछे है कि भाई लॉस वहाँ पर ज़्यादा है तो मैं उधर ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी। तो यही आपका जो भी आंसर होता है, आप उसको एक लॉजिक के साथ, आपका जो भी रीज़न है उसके साथ उनके सामने रखें, और जब फिर भी आपको लगता है कि बहुत ही 19-20 वाला वो है, तो उसमें आपको एक मध्यम मार्ग कोशिश करें, कहीं कभी भी ना एक्सट्रीम एंड वाला आंसर ना दिखाएं, मध्यम मार्ग अपना करके, और फिर आप कह दें कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे सिचुएशन में ऐसा कर पाऊंगी। वो शायद बेहतर उपाय है। बिल्कुल। अंत में अर्चना जी, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई खास टिप देना चाहें? खास टिप यही है कि दोस्तों, जब इतना बड़ा भी चलो नहीं कहेंगे, अगर हम स्टेट लेवल का तो सबसे बड़ा प्रीमियम सर्विस का एग्ज़ाम है हम दे रहे हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर आप रखिए कि आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया, सेकंड स्टेज क्लियर कर लिया, आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो, किसी का आप में भरोसा है या नहीं है, पर आप जानते हो कि आप क्या हो, यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। सो डोंट लूज इट जस्ट बिकॉज समबडी सेज यू कांट डू इट और यू वोंट बी एबल टू मेक इट। अपने आप पे भरोसा रखें, और जिस जुनून और जिस जोश के साथ आपने प्री और मेंस लिखा है, एक थर्ड स्टेज एक और बचता है, इसको भी उसी लगन से पूरा करें और फिर उसके बाद इंतज़ार करें। तो साथियों, आप सुन रहे थे आरएएस अर्चना बुगालिया जी को। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी आपको। साथियों, इसी तरह की अन्य रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए टिप्स फ्रॉम टॉपर्स की सीरीज पर। धन्यवाद। धन्यवाद।